brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था और ऑपरेशन ऑफ सिंदूर के तहत हमारे साथ में पूर्व सैनिक मौजूद हैं जो धौलपुर जिले के रहने वाले हैं। इसमें 1971, 1965 और कारगिल युद्ध इन्होंने लड़ा है। इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सूरजपाल। आपने कौन कौन से युद्ध लड़े? शुरू से 71 में गया, उसके बाद उससे पहले भी कई गया। अभी हमारा क्या बोलते हैं, कान नाक सिर काम भी कर रहा है, बहुत डेंजर है, इसीलिए हम कुछ कह नहीं सकते। ये शुरू से लेकर आज तक लड़ाई लड़ी और अधिकारी के साथ में मिलजुल से ऐसे ऐसे मोर्चा हुए कि खुद ही समय पर मोर्चे में जाकर दम किया और काम करते रहे। और देश के लिए अभी जरूरत पड़े, अगर प्रधानमंत्री उस समय जवाहरलाल नेहरू थे, अभी प्रधान जी अगर आदेश करे तो मैं अभी भी तैयार है, देश के लिए तन मन धन से अभी तैयार है। आप किस पोस्ट पर थे आप? उस समय मैं सिपाही लेफ्टिनेंट था, नायक हवलदार मेरे से रिटायरमेंट हुआ, हवलदार की पेंशन ले रहा हूँ अभी तक। टोटल आपने जो नौकरी की थी उसमें भारत और पाकिस्तान के कितने युद्ध हुए? तकरीबन दो या तीन हुए। 71 का एक, उसके बाद 71 में तो जम्मू कश्मीर में था। उस समय तो काफी छानबीन थी, रोड पब्लिक। 65 में थे क्या तुम? 65 में थी। आए थे बोला ना फिर। हाँ, 65 में भी थे, वो थे। अभी ध्यान नहीं है मुझे इतना, पर भी भगवान की कृपा से अभी तैयार हूँ। अगर सरकार बोलेगी ना तो तैयार है हम। कितनी उम्र होगी अब? अभी 80 से ऊपर हो रही है। 80 उम्र के पूर्व सैनिक आज भी युद्ध के लिए जाने को तैयार है। हमारे साथ में और भी पूर्व सैनिक मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सज्जन शर्मा। किस पोस्ट पे थे आप? नाइक से रिटायर हुआ मैं। अच्छा, कौन कौन से युद्ध लड़े भारत और पाकिस्तान? 71 का युद्ध लड़ा हमने। मेरी पहली पोस्टिंग थी, जो लड़ाई के लिए चले गए थे। 69 में भर्ती हुआ था, ट्रेनिंग पूरी करके 71 में मेरा ट्रांसफर हुआ। जो आसाम साइड सिलीगुड़ी में गया, वहाँ से हम युद्ध में जो है शामिल हुए 71 के में। पूरा आखिरी तक युद्ध की उसमें रहे हम क्षेत्र में, जहाँ पे रंगपुर में जो 93,000 पाकिस्तानियों का सिलेंडर किया था, उसी ग्राउंड में हम भी मौजूद रहे थे और हमने युद्ध को बड़े नज़दीकी से देखा। आज भी जिस तरीके से हम खड़े हैं, अगर हमारी ज़रूरत किसी भी तरह से पड़ती है सरकार को, तो स्वयं जाने के लिए अपने आप में तैयार है। 1971 और आज के भारत में कितना अंतर है, कैसा सोचते हैं आप? 1971 और आज के भारत में आर्मी में जो है वो बड़े अच्छे बदलाव हुए हैं। आर्मी को इतना सशक्त कर दिया गया है कि दुश्मन हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता। आप आर्मी में थे? आर्मी में अलग अलग संस्थाएं होती हैं, जैसे लड़ने वाली फौज है, उनके सपोर्ट आर्मी होती हैं, वर्कशॉप है, सप्लाई है, मेडिकल है, ये सब कोर होती है। मैं ईएमई कोर में था, आर्मी की ईएमई कोर है, उसी में मैं वर्कशॉप में व्हीकल मैकेनिक का काम करता था, मोटर मैकेनिक की हैसियत से। किस पद से रिटायर हुए आप? नाइक थी। तो आप जैसे आपने देखा कि आतंकी हमला हुआ पहलगाम में और उसके बाद में 9 जो आतंकी के ढेर किए ठिकाने भारत ने, तो कैसा देखते हैं आप? लगातार आतंक हमले होते आ रहे हैं भारत पर। देखिए, ये जो हमला हुआ, आतंकवाद का सिलसिला तो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। जो भारतवर्ष को कमजोर करने के चक्कर में रहते हैं ये लोग। जो भारत ने कार्रवाई की है, उचित की है। जो हमारे लोगों के साथ उन्होंने जो काम किया, वो घिनौना काम किया था, जिसका जवाब भारतवर्ष ने दिया है। बाकी वर्तमान अगर बॉर्डर इलाके की बात आ चाहे तो हम लोग तो उतरे वहाँ पे साक्षात है नहीं। अब जो अखबारों में मीडिया के द्वारा जो हमें मिलता है, हम सुनते हैं, उसी के बारे में आपको कह सकते हैं। हमारे साथ में और भी पूर्व सैनिक मौजूद है। क्या नाम आपका? मेरा नाम गोविंद शर्मा। किस पद से रिटायर हुए आप? मैं हवलदार से रिटायर हुआ, आर्टिलरी के अंदर। आपके कार्यकाल के दौरान भारत पाकिस्तान युद्ध हुए क्या? नहीं, युद्ध नहीं हुए। जो यूनिट के जो ऑपरेशन वगैरह हुए तो उसमें मतलब भाग लिया। कैसा देखते हैं आप?
नहीं ठीक है, अभी अपना जो इसके हम साथ हैं, जो ये हुआ है ये होना चाहिए और ये जरूरी था। हमारे साथ में और भी पूर्व सैनिक मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हवलदार राहुल कुमार। जो आतंकी हमला हुआ पहलगाम में और ऑपरेशन ऑफ सिंदूर के तहत भारत ने अटैक कर दिया पाकिस्तान पर, आप कैसे देखते हैं आप? नहीं, ये बहुत बढ़िया हुआ, क्योंकि हमने आतंकवाद को खत्म करना है, ना कि इंसानियत को। ठीक है नहीं? और जो हमारी जो आर्मी है अभी पहले से बहुत बढ़िया हो गई है, क्योंकि मैं आर्मी में एविएशन में रहा हूँ, हेलीकॉप्टर मैकेनिक रहा हूँ मैं। तो हमारे जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो जाते हैं वहाँ पे पोस्टों पे, और जो घायल हैं उनको लाना है, उनके जो लड़ाई में कर रहे हैं काम। मैं था इसमें कारगिल, उसमें कारगिल में थे आप? कारगिल में था। तो हमारे हेलीकॉप्टर जो ना जाते थे, उनको अम्युनिशन देना है, उनके लिए खाना पहुंचाना है, जो घायल हो गए उनको लाना है, वो कार्य किया हमने। हमारे साथ में और भी पूर्व सैनिक मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रणव मुखर्जी है। मैं सेना से एसीपी सूबेदार से रिटायर्ड हुआ हूँ और जो कारगिल वार मैंने पार्टिसिपेट किया है। कारगिल वार में मैं गया था जब 99 में जून के अंदर हमारी रेजिमेंट हमारा कोर था। मैं सिग्नल कोर में पोस्टेड था उस समय, क्योंकि हम लोग अलग अलग पोस्ट उसमें ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। तो सिग्नल कोर में था, वहाँ से मेरे को आदेश हुआ कारगिल जाने के लिए। तो मैं उस समय कारगिल गया और कारगिल में हमारा 26 जुलाई के बाद जब मूवमेंट, वहाँ से हम लोग वापस फिर अपने मूल गंतव्य की ओर वापस लौटे। लेकिन उस समय था कि जनता का जो सहयोग था और लोगों के अंदर उत्साह था, और हमारी सेना अपने अदम्य शौर्य और साहस के लिए जो जानी जाती है, उस अदम्य शौर्य और साहस के साथ उन्होंने लड़ा था। रही बात मिलिटेंसी की, तो मिलिटेंसी जो है वहाँ एक लंबे समय से है, 1990 के बाद ज़्यादा बढ़ गई है और कंडीशंस जो हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। जो लेमैन हैं, यानी कि जो आम नागरिक है, वो ये सोचता है कि वहाँ पर हर चप्पे चप्पे पे सेना नहीं है क्या, लेकिन वहाँ के टेरेंस इतने खराब हैं, इतने जंगल, भयावह जंगल हैं, उन सब जगह पर इतनी मुस्तैदी हम चाह कर भी नहीं कर सकते, ना ड्रोन से कर सकते हैं ना दूसरे से। लेकिन अभी हाईटेक सेना हुई है, जैसा कि हम समाचारों से पता चल रहा है, तो उनमें थोड़ी सी रुकावट तो आई है। और जो बात आई है कि जवाबी कार्रवाई का, तो वर्तमान में जितने पिछले 8 साल 9 साल में जब जवाबी कार्रवाई हो रही है, उससे हमें ये लग रहा है कि ये बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि एक सशक्त मैसेज जाना चाहिए। और युद्ध अवश्यंभावी हो जाता है जब सुरक्षा, देश की सुरक्षा के ऊपर खतरा आता है। तो ऐसी स्थिति में, जबकि भारत सरकार ने बड़े सोच समझ के, बिना नागरिकों की क्षति किए, बिना सैनिकों की क्षति किए, उन्हीं आतंकी संगठनों के ऊपर हमला किया है, जिससे कि वो डिस्ट्रॉय हो सके, जैसा कि हमें आप लोगों के माध्यम से या हमें पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से पता चला है। और हमें लगता है कि आज भी अगर भारत सरकार, हमारी प्रशासन, हमारा किसी भी क्षेत्र में पूर्व सैनिकों का योगदान अगर चाहिए, तो एक पूर्व सैनिक अगर वो 90 साल का भी बिस्तर पे भी पड़ा होगा, तो वो ये मना नहीं करेगा कि वो यहाँ उसमें सहयोग करने के लिए वो तैयार नहीं है। वो हमेशा तैयार है। और हम लोग सभी यहाँ पर मौजूद हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं कल से कि हम कैसे सहयोग दे सकें प्रशासन को, भारत सरकार को। पाकिस्तान का जो पहले मैं समझता हूँ, मतलब एक अगर मैं उसको सैनिक तौर पे ना सोच के एक आम नागरिक की तौर पर सोचूं और इतिहास का थोड़ी बहुत जो जानकारी है, तो एक 1948 में बहुत बेहतरीन मौका था जब काबाइली अटैक हुआ था। तो उस समय भी एक बहुत बेहतरीन चांस था। उसके बाद हमारा 1965 में भी चांस था, लेकिन 1971 में तो बहुत हमारे पास गोल्डन चांस था, जिससे हम पीओके और बाकी क्षेत्र को छुड़ा सकते थे। लेकिन कुछ अंतर्राष्ट्रीय और राजनीतिक, मेरे हिसाब से, मैं नहीं इतना ज़्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय और राजनीतिक कुछ प्रेशर होगा, जिसकी वजह से बहुत सारे निर्णय लिए जाते हैं और वो सूझबूझ के लिए जाते हैं। और ये निर्णय भी भारत सरकार ने लिया होगा, तो ये सूझबूझ के लिया होगा, क्योंकि कारगिल वार भी जो था बड़ी सूझबूझ के साथ, और हमने अपनी ही टेरिटरी के अंदर युद्ध क्षेत्र से और उनको भगाया था। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें हमको लिया जाना चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय दबाव होता है, राजनीतिक कारण होते हैं, जिसकी वजह से ऐसा संभव हमेशा हो नहीं पाता। हमारे साथ में और भी सैनिक मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूबेदार मेजर यशपाल सिंह सिकरवार है। मैं करगिल युद्ध के समय पर आरआर हेडक्वार्टर 1 सेक्टर आरआर में था, और उस समय आए दिन नई नई सूचनाएं जो है हमें मिलती रहती थी कि आज इधर मूव हो रहा है, आज इधर मूव हो रहा है। हम लोग भी पूरा हेडक्वार्टर सेक्टर तैयार बैठा हुआ था जाने के लिए। लास्ट तक जो है वो तैयार ही खड़े रहे, और जो है युद्ध विराम हो चुका था। और उस समय जो युद्ध हुआ था उसमें हमारी भी काफ़ी क्षति हुई थी,
परंतु हमने जो उस समय जो विजय पा करके जो काम किया था वो आज पूरे विश्व में सोचने के लायक है। तो इस तरह से हमारा जो देश है जो भी कर रहा है, आज भी जो पहलगाम का जो अटैक हुआ है इस पर जो है हमारे देश ने जो जवाब दिया है, हमारे सैनिकों ने जो काम किया है बहुत ही आले दर्जे का है। हमारी सीमा पर जो है ये तो आए दिन इनका झगड़ा चलता ही रहता है, परंतु वो हमारे सामने किसी भी कीमत पर नहीं टिक सकते। उनको ये मालूम है, परंतु ये जो चोर वाली हरकतें हैं ना, उनकी हरकतें पूरी चोर वाली हैं पाकिस्तानी। और हमारा जो जवाब जाता है उनको वो एकदम सटीक जवाब मिलता है उनको, जिससे कि वो कुछ कर ही नहीं पाते हैं उसके बाद। पाकिस्तान शुरू से ही आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है, आतंकियों को शरण देता रहा है। ये तो देखो ऐसा है, आतंकवाद को बढ़ावा देना उनकी एक फितरत बन चुका है, उनकी एक ये आदत बन चुकी है कि भारत सैनिक वहाँ की जो पाकिस्तानी सेना है उनके साथ है। पाकिस्तानी सेना का उनको सपोर्ट रहता है। अगर उनको पाकिस्तानी सेना का सपोर्ट ना रहे तो वो तो फिर तो विदेश में आ ही नहीं सकें। अगर सेना उनकी ये चाहे कि ये आतंकवाद भारत में न जाए तो वो बिल्कुल ही नहीं आएगा। वो जानबूझ करके इस चीज को करते हैं कि भारत में उपद्रव हो और जिससे हम अपने सुरक्षित रहें। वो अपना बचाव के चक्कर में आतंकियों को आगे फैलते रहते हैं और आतंक को फुल सपोर्ट करते हैं। उसी का जवाब जो है भारत समय समय पे उनको अच्छा देता रहता है। हमारे साथ में और भी सैनिक मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? रामसुदर्शन शर्मा। मैं येमी में था और ये कारगिल वगैरह जब युद्ध हुआ था तब भी मैं पुंछ में था। वहाँ ये चीज़ मैंने देखा है, हमारी जो आर्मी है वो अपना काम करती है, बट वहाँ का जो सिविलियन है, जो सिविलाइजेशन है वहाँ का, वो उतना सपोर्ट नहीं करता है जैसे उनको करना चाहिए। और वहाँ पर क्या है, टेररिस्ट जितने भी जो उग्रवादी आते हैं, आतंकवादी वगैरह आते हैं, पाकिस्तान उनको फुल सपोर्ट करता है, क्योंकि अगर वो सीमा क्रॉस करते हैं तो उनकी सपोर्ट के से ही करते हैं, और उनकी सपोर्ट ना हो तो वो हमारे यहाँ आएगा ही। और हमारी फौज अपना वहाँ खड़ी हुई है जो उनको नहीं आने देती है, उनका मुंह तोड़ जवाब देती है। तो उनकी भी सबसे बड़ा यही है कि वो ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। वो सपोर्ट इसलिए से करते हैं, वो अपनी आर्मी को बचाते हैं और उग्रवादियों को आगे करते हैं कि अगर लड़ें तो ये लड़ें, नुकसान होगा दूसरे देश का होगा, समझिए। वो तो ऑलरेडी पहले से ही बर्बाद पड़ा हुआ है पाकिस्तान। वो तो ये सोचता है कि मैं तो बर्बाद हुई, मेरा क्या बिगड़ेगा, पर सामने वाले का तो बिगड़ेगा। वो ये उग्रवाद उसकी वजह से सबसे बड़ी जड़ ये है, इसलिए वहाँ से ये भागते थे। 1971 हो, 1965 हो, ये युद्ध हुए हैं पाकिस्तान से, और जब से अब भारत और से कितना अंतर आया? बहुत अंतर आया, जमीन आसमान का अंतर है। पहले उतनी जगह जो जहाँ पर हम लोग डिप्लॉयड होते थे, जाने के लिए सुगम रास्ते नहीं थे, अब हर जगह रास्ता बन चुका है। अब तो लेह लद्दाख ग्लेशियर तक की रोड बनाई हुई, पहले रोडें नहीं थी, पैदल जाना पड़ता था, खच्चरों के द्वारा सामान जाता था तो काफ़ी डिले होता था, बट अब ऐसा नहीं है। अब सब रोडें बनी हुई हैं, वाहन जाने की सुविधा बनी हुई है, पक्के बैंकर बनाए गए हैं। पहले बैंकर भी नहीं थे, कच्चे बैंकर थे, अब पक्के बैंकर बने हुए हैं। टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई हमारी, पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी। अभी तो हम निगरानी के तौर पर हमारी फौज भी तैनात है, ड्रोन से निगरानी करते हैं, तो ये बहुत अंतर है। यानी भारत की सेना के सामने पाकिस्तान टिक नहीं सकता? बिल्कुल नहीं टिक सकता, नथिंग, कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के पास में इस समय। पाकिस्तान अगर जो भी कर रहा है ना, सब उग्रवादियों के ऊपर कर रहा है, उन्हीं की उससे चलता है, उनकी जो फंडिंग आती है। सबसे पहले तो एक्चुअली उनकी फंडिंग को रोकना चाहिए, वो फंडिंग से उग्रवादी पैदा करते हैं और उग्रवादियों को ही सीमा पे भेजते हैं और वही सीमा पे लड़ते हैं, क्योंकि वो अपनी फौज को बचाने के लिए उग्रवादियों को आगे रखते हैं। ये पाकिस्तान की पॉलिसी हमेशा से रही, क्योंकि हमारे साथ में और भी पूर्व सैनिक मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सूबेदार कैलाश चंद सर। कितनी उम्र हो गई? मेरी 72 है। कब रिटायर्ड हुए? मैं 2003 में रिटायर हुआ और मैंने एक लड़ाई देखी कारगिल की, और उस समय आपके राजस्थान के बॉर्डर रामगढ़ तनौट की तरफ जो है हम लोग डिप्लॉय थे। तो बार तो छिड़ ही चुका था, मई 99 में ही शुरू हो गया था और वहाँ करीब 8 महीने हम लोग रहे। तो रोज हमेशा तैयारी रहते थे, सेकंड लाइन का अम्यूनिशन इशू हो गया था, और वो भी एक हमारे लिए गोल्डन चांस था जब हम कारगिल को ये पीओके को ले सकते थे कारगिल की लड़ाई में, क्योंकि वाजपेयी जी बड़े सशक्त जो है प्रधानमंत्री थे उस समय देश के, लेकिन राजनीतिक दबाव और विदेशों का जो हस्तक्षेप होता है उससे कहीं ना कहीं हम लोग कमजोर हो जाते हैं। कुछ हमारे देश में क्या है कि दूसरों को ज़्यादा क्षति पहुंचाने की नीयत नहीं रहती, तो थोड़ा सा भी कोई समझौता करने की बात करता है तो हम
तैयार हो जाते हैं। बाकी पाकिस्तान के पास तो 10 दिन भी लड़ने के लिए कुछ भी क्षमता नहीं है, ना कोई हथियार है। आज वो जिस तरह से उसकी आर्थिक हालत है वो ऐसी है कि वहाँ पब्लिक को भी खाने पीने की सुविधाएं मुहैया नहीं है वहाँ पे। और जब से हमारी ये नई सरकार आई है मोदी जी की, तो मोदी जी ने सबसे पहले ध्यान यही दिया है कि कैसे आर्मी को मजबूत बनाया जाए, नए नए हथियार, नई नई टेक्नोलॉजी, और आर्मी को लड़ने के समय कोई दिक्कत ना हो, और नए नए बंकर, मजबूत बंकर, बॉर्डर तक जाने की सुविधाएं, और नए नए तरह के कपड़े, नए नए अम्यूनिशन, हथियार, और विदेशों से अच्छे संबंध बनाना, और अपने देश का बहुमत इकट्ठा करना विश्व के अंदर, जिससे कि कभी ऐसा मौका आए जब हमारी सपोर्ट की जरूरत पड़े। तो वही स्थिति आज हमको देखने को मिल रही है कि आज ज्यादातर देश विश्व में हिंदुस्तान का सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग एक नीति पर चलने वाले लोग हैं। पाकिस्तान ने भले ही पहलगाम में हमारे पर्यटन जो है आम सिविलियन लोगों को मतलब मारा है, ये बड़ी घिनौनी साजिश उनकी रही है, लेकिन हमने फिर भी इसका जवाब जो दिया है उसमें कोई सिविलियन हताहत नहीं हुआ, कोई आर्मी का आदमी हताहत नहीं हुआ, सिर्फ जो है आतंकवादियों के कैंप ही डिस्ट्रॉय हुए हैं। और ये मैं समझता हूँ ये जो हुआ है ये नाकाफी है, ये बहुत कम है, क्योंकि ये समस्या जब तक अंत तक हम लोग खत्म नहीं करेंगे तब तक इसका परमानेंट हल नहीं मिलेगा। और आम आदमी भी चाहता है, आज देश के अंदर बड़ा उबाल है, गुस्सा है, जोश है, और हम सबकी उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री मोदी जी से कि आज वो उनके पास मजबूत नेतृत्व है आज, और उनकी खुद की विल पावर बहुत तगड़ी है। और आज ऐसा समय है देश के पास में कि देश की हर पार्टियां मोदी जी के साथ हैं, और जो मोदी जी कार्रवाई करेंगे उसमें सबका सहयोग है। हम जितने भी सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, सब जी जान से तैयार हैं कि अगर कभी भी जरूरत पड़ती है किसी भी लेवल में सहयोग की, तो हम सब वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। और हम यही गुजारिश करते हैं माननीय मोदी जी से कि दुश्मन को अब हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, और इसका इलाज पूरी तरह से होना चाहिए आतंकवादियों का। ऐसा मौका शायद हमको फिर दोबारा मिले ना मिले, तो इसलिए देश की रक्षा के लिए ये सब बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दें और बड़े लेवल तक दें, यही हमारा कहना है। हमारे साथ में और भी पूर्व सैनिक मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? कैप्टन अशोक सिंह। कितनी उम्र होगी? मैं 56 हूँ, 57 एक महीने बाद में 57 का हो जाऊंगा मैं। और हम कारगिल लड़ाई के टाइम पर वहाँ पर मौजूद थे। किस विंग में थे आप? मैं राजरिप से बिलोंग करता हूँ, और उस टाइम हमारी यूनिट वहीं पर थी। कारगिल के जस्ट नीचे एक जगह आती है बेला कैंप, तो उस टाइम बेला कैंप के अंदर थे हम, और सारी जितनी भी वहाँ पर कार्रवाइयाँ हुई थी कारगिल के अंदर, वो सारी कार्रवाइयों का पता है, सारी कार्रवाइयाँ कैसे कैसे हुई हैं, हमारे द्वारा क्या क्या किया गया है, वो सारी चीज़ें हुई हैं। और काफ़ी अच्छा रहा 99 वाली लड़ाई में। हालांकि नुकसान हमारा भी हुआ था, क्योंकि पहले से ही वो ऐसी जगह पर मौजूद थे जिस जगह पे से हटाना इतना आसान नहीं था। और दूसरी चीज़ ये थी कि उस टाइम इतना ज़्यादा हमारे पास में इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट और वेपन, ये चीज़ें उस टाइम इतनी ज़्यादा हमारे पास में नहीं थी। तो हौसले के साथ में कार्रवाई ज़्यादा हुई थी, और उसी का रिजल्ट था कि कारगिल में हम विजय हो गए थे। उसके कुछ टाइम बाद में ही फिर हम गुरेज सेक्टर की तरफ आ गए थे। गुरेज सेक्टर में पहुंच गए थे, जो कि कारगिल सेक्टर के बिल्कुल पास में बगल से है, वहाँ निकल गए थे। और काफ़ी ठीक समय निकला, बहुत अच्छा हुआ। और उस टाइम अगर हमारी गवर्नमेंट उस टाइम अगर चाहती, तो आज जिस पीओके की बात करते हैं उस टाइम भी उसको आसानी से कर सकते थे। हालांकि पीओके को वापस लेने के लिए अपने पास कई बार चांस आए हैं, लेकिन गवर्नमेंट पर तो सब तरह का वो होता है, राजनीति चारों बगल की होती है, पूरा वर्ल्ड उसके अंदर शामिल हो जाता है, जगह जगह के दबाव आना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह से जो भी गवर्नमेंट में बैठा हुआ है उसको अपने हिसाब से डिसीजन लेना है, उसको गवर्नमेंट उस टाइम चलानी है।
जैसा भी है, लेकिन आज की और उस टाइम की गवर्नमेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। ये गवर्नमेंट बहुत मजबूत है, देश के प्रति काम करना चाहती है। देश के प्रति काम करने के लिए, देश को मजबूत इस स्थिति में पहुंचाने के लिए आज की गवर्नमेंट काम कर रही है, और इसी काम को आगे बढ़ाते हुए आज की गवर्नमेंट ने आर्मी को पूरे साजो सामान के सहित मजबूत किया है। उसके साथ में एयरफोर्स को और ज़्यादा मजबूत किया है, नेवी को भी मजबूत किया है, सभी को मजबूत किया है, और इसके बारे में सारे देश को पता है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आज की गवर्नमेंट ने आर्मी के हाथ खोल दिए हैं। आज एक जवान जो बॉर्डर के ऊपर खड़ा हुआ है, उसके सामने से अगर कोई गोली आती है तो उसको पीछे से दिल्ली से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो उसी टाइम गोली का जवाब गोली से तुरंत देता है, तो उसका हौसला अप है। पाकिस्तान कितने दिन लड़ सकता है भारतीय सेना से? आज की स्थिति अगर देखी जाए तो खुद अगर पाकिस्तान की स्थिति देखी जाए तो पाकिस्तान की स्थिति तो एक हफ्ते तक भारत को झेलने की स्थिति नहीं है। सपोर्ट में क्या होता है, कैसे होता है, ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि अभी तो ऐसे तो रूस और यूक्रेन का सिस्टम भी था। रूस और यूक्रेन के सिस्टम में यूक्रेन का था ही नहीं कि यूक्रेन 15 दिन भी रूस को झेलेगा, लेकिन वो चल रहा है, झेल रहा है। तो ये तो राजनीति है, किस टाइम किसके साथ में क्या पलट देगी, कैसे पलट देगी, किसी चीज का किसी को पता नहीं है। लेकिन स्थिति आज की तारीख में स्थिति ये है कि पाकिस्तान के पास में कुछ भी नहीं है, और अभी भारत ज्यादा से ज्यादा अपने एक्शनों को करेगा, पूरे करेगा। अभी ये सिर्फ एक हल्का सा ट्रेलर दिया है, और कुछ संस्था हैं, कुछ विदेशी ताकतें हैं जो चाह रही हैं कि जल्दी से जल्दी इस कार्रवाई को करके और अपना साइड में करें। लेकिन पीओके भारत में रहे, इसके लिए भारत जोर दे रहा है, और देना भी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे सबके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है, सबके लिए बहुत अच्छा फायदा है। और आज की समय में अब की जो लड़ाई में गवर्नमेंट, पूर्व सैनिक, हम जो धौलपुर के पूर्व सैनिक हैं, बाकी ऑल इंडिया पूर्व सैनिक आज गवर्नमेंट के साथ है। जब भी गवर्नमेंट को जरूरत है, गवर्नमेंट बुलावा देगी, हम तुरंत बिना रुके हुए, बिना डिले किए हुए तुरंत उस जगह पर पहुंचेंगे, और हम उस लड़ाई में शामिल होंगे। और हम अपने आप को, अगर गवर्नमेंट हमारे को बुला ले और उसमें हमारे को शामिल कर ले, तो हम अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझेंगे। हमारे साथ में और भी पूर्व सैनिक मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा सूबेदार मेजर रमेश सिंह परमार, मैं ईएमई कोर से हूँ। और मैं तो बस ये शॉर्टकट एक बात कहना चाहता हूँ सर, पाकिस्तान को भी कहना चाहता हूँ, और अपने रक्षा मंत्री, अपने मोदी साहब, प्रधानमंत्री और जनरल साहब को कहना चाहता हूँ कि हमने अपने एहतियात समी के पेड़ पे रखे हैं, चलाना नहीं भूले हैं। जब जिस दिन मोदी साहब का आदेश हो जाएगा, हमारा सरकार का आदेश होगा, हम उस दिन पेड़ से उतारेंगे, हथियार लेकर के वहां चल देंगे। शॉर्टकट ये है मेरा। आपने कोई युद्ध लड़ा है? युद्ध मैंने नहीं लड़ा है। मैं जब कारगिल का युद्ध था उस वक्त में हमारी पलटन पूना में थी, मूविंग के लिए चांस हो गए। उस वक्त मैं अपनी फैमिली को छोड़ने के लिए घर पे आया हुआ था, उनको बोला था कि आप आ जाओ, मैं अपने स्टेशन पे यहाँ से बैठ जाऊंगा, लेकिन उस वक्त में मुझे चांस नहीं मिला। पलटन गई थी, लेकिन बाद में तब युद्ध खत्म हो चुका था। लेकिन मेरा उस वक्त में सिलेक्शन हो गया था एमटाट, इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम, भूटान के लिए। उसके बाद में मेरे को भूटान जाना पड़ा था। धौलपुर जिले के पूर्व सैनिकों ने 1971 का युद्ध, 1965 का युद्ध और कारगिल युद्ध लड़े हैं। पूर्व सैनिकों का कहना है ये भी आज लड़ने को तैयार हैं, जब भी बुलावा आएगा, और इनके हथियार पेड़ से नहीं टंगे हुए हैं। खास बात यह है कि भारत के पास युद्ध के समय पर 2 ऐसे मौके मिले जब पीओके भारत के कब्जे में आ सकता था, लेकिन जो अन्य देशों के जो राजनीतिक समीकरणों के चलते पीओके भारत के पास नहीं है। बात की जावे तो भारत 1965, 1971 और कारगिल युद्ध के बाद में काफी हथियार, वेपन्स वगैरह और जो सेनाओं की टुकड़ी हैं
पूर्व सैनिकों का कहना है काफी विकास हुआ है, लेकिन पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। उमेश मिश्रा, धौलपुर।